गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मिनरल राइट्स। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 9 जज बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने रूल किया है कि स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि वो टैक्सेस लिवाई कर सकें मिनरल्स या मिनरल बेयरिंग लैंड्स पर, अपार्ट फ्रॉम रॉयल्टी जो कि सेंटर इम्पोज करता है। ठीक है, अब सेंटर इम्पोज तो करता है लॉयल्टी, लेकिन वो पैसा उसका स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। तो इस जजमेंट से कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो रॉयल्टी है वो कोई टैक्स नहीं है, वो तो एक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है जो कि माइनर्स देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो मिनरल्स से। ठीक है, तो अगर हम देखें तो रॉयल्टीज़ जो है वो फीस होती है जो ओनर ऑफ अ प्रोडक्ट लेता है इन एक्सचेंज की, वो उसका जो राइट टू यूज़ है वो किसी और को दिया गया है। ठीक है, तो सेक्शन 9 जो है एम एम आर डी ए एक्ट का, वो अलाउ करता है कि जो माइनिंग लीजेस जो एंटिटीज़ होल्ड कर रही हैं उन्हें कोई ना कोई लॉयल्टीज़ जो है वो ओनर ऑफ द लैंड को, जैसे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, उसको वो पे करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार 1989 में इंडिया सीमेंट लिमिटेड केस में ये कहा था कि 7 जज बेंच की एक जो जजमेंट थी जिसमें कहा, एक चैलेंज किया गया था कि तमिलनाडु जो है उन्होंने लॉ बनाया था कि वो लैंड रेवेन्यू पे सेस लगा रहे थे इंक्लूडिंग रॉयल्टी। कोर्ट ने रूल किया था कि स्टेट्स जो है वो लॉयल्टीज़ कलेक्ट तो कर सकती हैं, लेकिन वो टैक्सेस नहीं लगा सकती माइनिंग एक्टिविटीज़ पे, क्योंकि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ओवर राइडिंग अथॉरिटी है एंट्री 54 ऑफ यूनियन लिस्ट में। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि रॉयल्टी तो एक टैक्स है, तो ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती। लेकिन 2004 में क्या केस हुआ, 2004 में वेस्ट बंगाल वर्सेस केशोराम इंडस्ट्रीज़ में 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि जो अ, ये इंडिया सीमेंट केस था 1989 का, उसमें एक टाइपोग्राफिकल एरर हुआ था। उसमें कहा गया था, उसमें ये कहना चाहिए था कि सेस जो लग रहा है रॉयल्टी पर वो तो एक टैक्स है, लेकिन रॉयल्टी टैक्स नहीं है। ठीक है, तो मतलब शब्दों का खेल खेला गया उसके बाद उस टाइम पर भी। तो 2011 में क्या हुआ, 2011 में मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी केस अब ये पहुंचा, और इसमें जो है कोर्ट के पास मैटर गया कि 9 जज बेंच अब डिसाइड करे कि क्या रॉयल्टीज़ टैक्स हैं कि नहीं। तो मेजॉरिटी ने कहा कि रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है, रॉयल्टी तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रेक्चुअल या पेमेंट्स हैं या एग्रीमेंट हैं। टैक्सेस जो हैं वो तो पब्लिक पर्पस के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन रॉयल्टीज़ तो इनकम है स्टेट गवर्नमेंट की। तो पेमेंट जो है रॉयल्टीज़ की, वो सिर्फ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज देने के जो है वो यूज़ की, उसके बिहाफ पर जो है पेमेंट जो है वो माइनिंग की जो कंपनीज़ हैं वो देती हैं स्टेट को। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट जो है वो एक्सक्लूसिव पावर ग्रांट करती है स्टेट्स को कि वो टैक्सेस जो कि मिनरल राइट्स जो हैं उस पर लगा सकती हैं, लेकिन याद रखो कि उसमें लिमिटेशंस ये हैं कि पार्लियामेंट इसको लॉ बनाकर रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है। और कहा गया कि एंट्री 54 जो यूनियन लिस्ट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर देती है कि वो सिर्फ रेगुलेट माइंस को और मिनरल डेवलपमेंट को करे। ठीक है, कोर्ट ने ये कहा कि जो मिनरल डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में ये भी क्लैरिफाई किया कि रॉयल्टी जो है वो टैक्सेस तो नहीं है, लेकिन जो है कोर्ट ने कहा कि एमएमआरडीए जो है वो कहता है कि स्टेट्स जो है वो रॉयल्टीज़ ले सकती हैं, और उससे जो है स्टेट की कोई पावर ये नहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती कि वो टैक्स नहीं लगा सकती। लेकिन यस, पार्लियामेंट के पास अब ये एक और लूप होल इसमें छोड़ा गया है, जो कि आगे की केसेस में जाएगा देखना, कि पार्लियामेंट इसमें क्लैरिफाई कर दिया कि पार्लियामेंट जो है वो लिमिटेशंस, टैक्स लगाने तक की भी लिमिटेशन स्टेट्स के ऊपर लगा सकती है अंडर एंट्री 50। ठीक है, तो कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि स्टेट्स के पास पावर है टैक्स द लैंड जहाँ पर माइंस और जो है क्वारीज लोकेटेड है, और ये टैक्सेस जो है MMDR एक्ट के अंदर को जो है वो अफेक्ट नहीं करेंगे। तो मतलब स्टेट्स के पास टैक्सेस लगाने की पावर अब एक्चुअली है। लेकिन जो डिसेंटिंग जजमेंट है ये 8-1 की, तो जो एक जज जिन्होंने इसमें डिसेंट दिया है, उन्होंने, जो जस्टिस नागराथन है, उन्होंने कहा है कि रॉयल्टीज़ जो MMDRA में है उनको टैक्स ही आप कंसिडर करो, क्योंकि प्राइमरी गोल जो MMDRA का है वो मिनरल डेवलपमेंट है। और स्टेट्स को अगर आप अलाउ कर दोगे कि वो एडिशनल टैक्सेस या एडिशनल सेसेस लगाने शुरू कर दें, तो उससे तो ये ऑब्जेक्टिव ये फेल ही हो जाएगा। और उन्होंने कहा है कि स्टेट्स जो एक्ट है वो स्टेट्स की एबिलिटी टू कलेक्ट रॉयल्टीज़ जो है उसको रिकग्नाइज कर रहा है, उसको वो एज अ टैक्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये जो जो जस्टिस नगराथन है, उन्होंने कहा कि रॉयल्टी भी एक फॉर्म ऑफ टैक्स ही है। ठीक है,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लिस्टेरिया आउटब्रेक इन यूएस एंड कनाडा। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 सेपरेट आउटब्रेक्स लिस्टेरिया के रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि एक बैक्टीरिया है फूड को कंटेमिनेट करने वाला, यूएस और कनाडा दोनों में। तो यूएस सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अनाउंस किया कि जुलाई 19 में कि 12 स्टेट्स को जो है ये अफेक्ट किया है इस डिसीज़ ने। कनाडा में भी 17 जुलाई में 12 केसेस जो है लिस्टेरिया के आए हैं। लिस्टेरिया एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो सॉइल, वेजिटेशन, वाटर, सीवेज और फीसिस ऑफ एनिमल्स और ह्यूमंस तक को भी अफेक्ट करता है और इससे इन्फेक्शन हो सकती है, लिस्टेरियोसिस कहते हैं जिसको। और सिम्टम्स क्या है लिस्टेरियोसिस के? मोस्ट पीपल जो है उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, वो सिक भी नहीं होते हैं। ये बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट रहता है इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में अप टू 2 मंथ्स, लेकिन कोई सिम्टम्स भी डेवलप नहीं करता तब तक। तो सिम्टम्स अगर जब डेवलप होते भी हैं तो वॉमिटिंग, नोजिया, क्रैम्प्स, सीवियर हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, फीवर रहता है। और पीपल जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो यूएस में जो मीडियन एज है जिनको इफेक्ट हो रहे हैं वो 75 साल के लोग हैं। प्रेग्नेंट वीमेन जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं इस इन्फेक्शन से। तो कई फूड जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं लिस्टेरिया के इन्फेक्शन को, जैसे कि मिल्क, रॉ स्प्राउट्स, मीट, हॉट डॉग्स, सॉफ्ट चीज़ेज़, स्मोक्ड सी फूड। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि कितनी इन्फेक्शन है। और जनरली ट्रीटमेंट जो है, जैसे जो आपके रूटीन स्टमक को इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, वैसे ही इसको भी यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी की कंटिजेंट जो है वो मंगोलिया डिपार्ट हो चुकी है फॉर पार्टिसिपेटिंग ये एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में। तो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है पीस कीपिंग कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करने के लिए। ये एक्सरसाइज शुरू की गई थी एज अ बायलैटरल इवेंट यूएस और मंगोलिया के बीच में 2003 में, लेकिन 2006 से ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज बन गई और इसमें इंडिया के जो है बटालियन ऑफ मद्रास रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो इंटरऑपरेबिलिटी ही इसका ऑफ कोर्स मेजर ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मर्कोसुर। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो बोलिविया है वो एक फुल टाइम मेंबर बन गया है मर्कोसुर ग्रुपिंग का, ताकि ट्रेड जो है मेंबर कंट्रीज़ के साथ इंक्रीज़ किया जा सके। तो मर्कोसुर क्या है? ये एक सदर्न अमेरिका का या फिर लैटिन अमेरिका का एक कॉमन मार्केट इकोनॉमिक या पॉलिटिकल ब्लॉक है, जिसको ओरिजिनली अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, यूरुग्वे ने ही बनाया था। और 2016 से वेनेजुएला इसमें से सस्पेंडेड है और 1991 में इसको क्रिएट किया गया था ट्रीटी ऑफ असेंशन से। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, फ्री ट्रेड, मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और पीपल मेंबर कंट्रीज़ में हो सके। ठीक है, इंडिया और मर्कोसुर के बीच में भी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है 2004 से, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉन्टेविडियो, यूरुग्वे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कीटामिन पिल। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि टैबलेट्स जो कि धीरे धीरे कीटामिन को रिलीज़ करती हैं, उससे जो है सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन को जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ। तो कीटामिन एक ऐसी मेडिसिन है जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं खासकर तब जब पेन होनी होती है सर्जरीज़ में, तो ताकि लोग पेन फील ना कर सके। इसको पार्टी ड्रग भी कहते हैं। और ये हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग पीसीपी उससे डिराइव किया जाता है। ये क्या करता है, बॉडी में या फिर ब्रेन में जो एनएमडीए रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, उनको ब्लॉक कर देता है। तो ब्रेन का जो एक केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर होता है ग्लूटामेट, उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो इससे होता क्या है कि पेन जो स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई ब्रेन तक जा रही होती है वो रुक जाती है, और जो है रिवॉर्ड पाथवेज जो है ब्रेन के वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसको यूज़ किया जाता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पीटीएसडी, एंड ऑफ लाइफ डिस्ट्रेस, क्रॉनिक पेन जैसी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। तो ये एक शेड्यूल एक्स ड्रग है इंडिया में, मतलब टाइटली कंट्रोल्ड है, और इसको में मॉनिटर किया जाता है केस स्पेसिफिक बेसिस पे, सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 की जो रिपोर्ट है, जो कि FAO ने रिलीज़ की है, उससे रिलीफ और कंसर्न दोनों आए हैं स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट को। तो ये पब्लिश की गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN द्वारा, और ये हाईलाइट करती है
डिक्लाइन इन डिफॉरेस्टेशन रेट्स दिखा रही है हमें, लेकिन डिस्टर्बिंग पिक्चर भी दिखा रही है कि जो है फॉरेस्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज से भी सफ़र कर रहे हैं। 2020 में ग्लोबल फॉरेस्ट कवर अप्रॉक्सीमेटली 4.1 बिलियन हेक्टेयर्स का था, जब लगभग 31% ऑफ लैंड एरिया वो ग्लोबली फॉरेस्ट कवर कर रहे थे, जिसमें से 54% जो टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया था वो सिर्फ रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूएस और चाइना ही अकाउंट कर रहे थे। लेकिन डिफॉरेस्टेशन कम रेट कम हुआ है। 10 कंट्रीज़ जहाँ पर एनुअल गेन्स इन फॉरेस्ट एरिया हुआ है 2020 में, वो उनमें से इंडिया भी है। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया गेन दिखाया है इंडिया ने 2010 और 2020 के बीच में, और एशिया एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है मैंग्रोव लॉस और गेन्स में भी, अगर हम देखें तो। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विंड डीमन। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है वो उन्होंने अभी रिसेंटली कंट्री का न्यू एयर टू सरफेस मिसाइल दिखाया है जिसका नाम है विंड डीमन। ये एक एडवांस्ड एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है। इसको चाहे हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, और बोथ मोबाइल और स्टेशनरी टारगेट्स को ये जो है वो टारगेट कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। इसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर्स तक की है, और इसकी एबिलिटी टू फ्लाई एट एक्सट्रीमली लो ऑल्टीट्यूड जो है वो रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ डिटेक्शन भी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कारगिल विजय दिवस। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली कारगिल में विजिट किया था 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, कारगिल विजय दिवस की 26 जुलाई की। तो ये सेक्रीफाइस और करेज ऑफ इंडियन सोल्जर्स सेलिब्रेट करने के लिए कारगिल विजय दिवस मनाते हैं हम हर साल 26 जुलाई को। तो कारगिल वॉर कंक्लूड हुई थी इस दिन, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ी गई थी कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर में अलॉन्ग एलओसी। तो हुआ क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान ने जो है फरवरी 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया, और लेकिन जो विंटर है, जो विंटर मंथ था, उसमें पाकिस्तानी फोर्सेस ने सीक्रेटली इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया द्रास और बटालिक रीजन्स ऑफ कारगिल में, जो कि लद्दाख रीजन में पड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव उनका ये था कि वो मॉनिटर करें और कंट्रोल कर लें मूवमेंट नेशनल हाईवे 1A की। लेकिन इंडिया ने 2 लाख ट्रूप्स मोबिलाइज़ किए और कारगिल वॉर जो है वो काउंटर करने के लिए थ्रेट को कारगिल वॉर जो है वो किया, और ब्रेवली फाइट करते हुए उन्होंने फेमस टाइगर हिल रिकैप्चर किया। एक्सट्रीमली हाई ऑल्टीट्यूड्स में जो है ये वॉरफेयर इसमें चला, जिसमें कि 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर लड़ाई की गई, और 3 महीने तक ये लड़ाई चली। पहली ऐसी वॉर थी जो ब्रॉडकास्ट हुई लाइव टीवी चैनल्स पर इंडिया में। वॉर जो है 26 जुलाई 1999 को एंड हुई, जब जो, और ये लास्ट वॉर थी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डार्क ऑक्सीजन। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया है एक स्ट्रेंज फिनोमेना जिसका वो नाम दे रहे हैं डार्क ऑक्सीजन, जो कि डीप सी में उन्होंने जो है वो डिस्कवर किया है। तो ऑक्सीजन जनरली हम मानते हैं कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही प्रोड्यूस हो सकती है, जिसमें सनलाइट की ज़रूरत है। बट डार्क ऑक्सीजन में क्या हो रहा है कि कंप्लीट डार्कनेस में भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है बिलो द ओशन सरफेस। तो जनरली ओशन में तो प्लैंकटन्स, ड्रिफ्टिंग प्लांट्स, एल्गीज और कुछ बैक्टीरिया ही जो है प्राइमरी एलिमेंट्स हैं जो ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि प्लांट्स नहीं बना रहे हैं, बल्कि जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं ओशंस में, वो ये ऑक्सीजन बना रहे हैं। वो कैसे बना पा रहे हैं? जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O, उसमें उसको वो स्प्लिट कर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन उसके थ्रू फॉर्म हो रही है। तो ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या हैं? ये इनको हम मैंगनीज नोड्यूल्स भी कहते हैं। स्मॉल राउंडेड एक्रीशंस हैं ये, जो सी बेड ऑफ डीप ओशन फ्लोर में आपको मिलते हैं, और इसमें मेटल्स मिनरल्स दोनों का ही मिक्सचर होता है, और ये स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस से मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनते हैं। और मोस्टली ये मैंगनीज और आयरन ऑक्साइड्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ये लिथियम आयन बैटरीज़ की प्रोडक्शन के लिए, जो कि हम अभी ईवीज़ में, मोबाइल फ़ोन्स में, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्थ सेंट्रल पैसिफिक ओशन, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन और नॉर्दर्न इंडियन ओशन में ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is mineral rights. This topic is important for your governance section. So a 9-judge bench in the Supreme Court has ruled by majority that states also have the legislative competence to levy taxes on minerals and mineral-bearing lands in addition to the royalty which is imposed by the center. So this judgment has also clarified
that royalty charged on mining activities is not a tax. It is just a form of contractual payment which is made by miners to the central government for the extraction of minerals. Okay, so the background of the case involves the particular recognition that royalties are not taxes. Royalties refer to the fees which are paid by the owner, which are paid to the owner of a product in exchange for reusing the product uh, of that owner. Okay, so under Section 9 of the MMDR Act, entities which are holding mining leases, they are required to pay royalties to the owner of the land, which also could be a state government. So this issue first arise during the 1989 Supreme Court case in India Cement Limited case. So at that time, seven-judge bench heard a challenge by the company to a Tamil Nadu law in which the Tamil Nadu government had imposed cess on land revenues, including on royalties. The court ruled that while states can collect royalties, they cannot impose taxes on mining activities like these royalties, and they because the central government has overriding authority in that area due to entry 54 of the union list. So the court had opined that royalty is a tax at that time. But in 2004, in the state of West Bengal versus Kesoram Industries case, the five-judge constitution bench identified that the 1989 case had a typographical error in which the court had not clarified that cess on royalty is a tax, but royalty I'm sorry, cess on royalty is a tax, but royalty is rather than royalty is a tax. Okay, so this was a difference. A typographical error was confirmed by Supreme Court. So court held that royalties themselves are not taxes. This was further clarified in the 2000 in this recent 2011 case, in which the Mineral Area Development Authority case, in this Mineral Area Development Authority case, in which the court referred the matter to a 9-judge bench to conclusively determine whether royalties are a form of tax. So majority had done out of the 9-judge bench, 8 judges have said that royalty is not a tax. They are just specific contract payments for contracts or agreements, and taxes are otherwise meant for public purposes, and royalties are basically income of the government. Okay, so they are not taxes. So payment of royalties is to a lesser in exchange for parting with their exclusive privileges in the minerals. So states list grants the states the exclusive power to legislate on taxes on mineral rights, but of course some limitations can be imposed by the parliament. This has been again confirmed by the Supreme Court. And how the court has in the MMDR case has determined that royalties are not taxes, and royalties do not fall under the taxes on mineral rights which are mentioned in the entry 50 of the state list. Court has also concluded that while MMDR provision states with royalties as a revenue stream, it does not restrict states from imposing taxes under entry 50 of the state list. Okay, but of course it has been confirmed that parliament can impose any limitations, including a prohibition on states taxing powers under entry 50. So this will again become problematic between the central government and state government, because the parliament would try to um, uh, limit the authority of the state governments to tax these minerals because of MMDR Act, or to avoid double taxation. Okay, so the courts have recognized that states have the power to tax the land where mines and quarries are located, and such taxes do not affect the MMDR Act. But the only judge, the Justice Nagarathan, has given a dissented judgment, or majority dissented from the majority opinion, and she has said that the primary goal of the MMDR Act was to encourage mineral development and mining activities, and that's why royalties should be considered as a tax, because allowing the states to impose additional levies and cesses on top of the royalties would undermine the objective of MMDR Act. So she stated that Act grants the states the ability to collect royalties, which she views as a form of tax only. Okay. So the next topic is listeria outbreaks in the US and Canada. This topic is important for your social issues. So two separate outbreaks of listeria, which is a bacteria which can contaminate food, have been reported from US and Canada. So US Center for Disease Control and Prevention has announced an outbreak on July 19 affecting 12 states. In Canada, public health notice was served
reporting 12 cases of listeria. So listeria is a type of bacteria that is found in soil, vegetation, water, sewage, and even the feces of animal and humans. So it can lead to an infection called listeriosis. So most people who ingest this bacteria out of food do not fall sick or develop symptoms. This bacteria can be present in the infected person's system for up to 2 months until the symptoms present themselves. Symptoms can include vomiting, nausea, cramps, severe headache, constipation, and fever. People with compromised immune systems uh, are vulnerable or more vulnerable. So that's why the US outbreak, we can see that it has a median age of 75. Pregnant women are 10 times more likely to develop an infection and risk pregnancy loss. Some foods are more likely to have listeria than others. So treatment depends on the extent of the infection, and treatment is similar to the one that is done for routine stomach infection, and it could require antibiotics. So the next topic is exercise Khan Quest. This topic is important for your security section. So Indian Army contingent has departed for exercise Khan Quest in Mongolia. So this is a multinational military exercise which is aimed to enhance the peacekeeping capabilities of the participating countries. So this first started as a bilateral event between US and Mongolia in 2003, but from 2006 onwards, this exercise graduated to a multinational peacekeeping exercise, and Indian Army is being represented by the Battalion of Madras Regiment. And of course, the objective of this exercise is to develop interoperability between the participating countries. So the next topic is Mercosur. This topic is important for your international relations. So recently, Bolivia has become a full-time member of Mercosur grouping, so as to increase trade with member countries. So Mercosur is the Southern Common Market or economic and political bloc of Latin America. It originally comprised of Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay as its members. Initially, even Bolivia and Venezuela also joined it, but Venezuela has been suspended since 2016. It was created in 1991 by signing the Treaty of Ascension. It aims to promote economic integration, free trade, and the movement of goods, services, and people among member countries. India and Mercosur both have signed the preferential trade agreement in 2004 also, and it's the Mercosur's headquarters is located in Montevideo, that is in Uruguay. So the next topic is ketamine pill. This topic is important for your science and tech section. So reports have suggested that tablets which release ketamine slowly can improve the symptoms of depression with fewer side effects. So ketamine is also known as Ketalar, and it is a medicine that doctors use to make people not feel pain during surgeries. It is also sometimes also called a party drug. It is derived from a hallucinogenic drug called PCP. How it works? It works by blocking the NMDA receptor in the brain and spinal cord and increases the brain chemical or neurotransmitter called glutamate. So basically, it halts the transmission of pain in the spinal cord and activates the reward pathways of the brain. So it is used to treat depression, anxiety, end of life distress, PTSD, chronic pain, and such other problems. So it's a Schedule X drug or Schedule 10 drug in India, which means that it is tightly controlled. Okay. So the next topic is State of the World's Forest Report 2024. This topic is important for your environment section. So State of the World's Forest Report 2024 was released recently by Food and Agriculture Organization, which has brought both relief and concern regarding the state of the world's forests. So this is published by the Food and Agriculture Organization of the UN. It has highlighted a decline in deforestation rates. It also shows a disturbing picture of the challenges that forests face due to climate change in the world. In 2020, the global forest cover was approximately 4.1 billion hectares, or 31% of the total land area, out of which 54% of the total global forest area was found only in Russia, Brazil, Canada, US, and China in the descending order. And this report is saying that deforestation rates have fallen down, and it has also noted that 10 countries recorded annual gains in the forest area in 2020, which also includes India. In fact, India is the third largest country in the world, which has shown global forest area gains globally. So Asia is the major contributor to mangrove loss and gains. So the next topic is
Wind Demon, this topic is important for your security section. So, Israel Aerospace Industries has recently unveiled the country's new air to surface missile, which is dubbed as Wind Demon. It is an advanced air to surface cruise missile. It can be launched from a helicopter aircraft and it is capable of striking both mobile and stationary targets. So, it has a range of over 200 kilometers and it has an ability to fly at extremely low altitudes, reducing the risk of detection. Okay, so the next topic is Kargil Vijay Divas. This topic is important for your security section. So PM Modi recently paid a visit to Kargil on the 25th anniversary of the Kargil Vijay Divas. And Kargil Vijay Divas is celebrated annually on July 26 to commemorate India's victory over Pakistan in the Kargil War. It also celebrates the courage and sacrifice of Indian soldiers who defended the nation's sovereignty during that period. So this war was fought between India and Pakistan between May and July 1999 in the Kargil district of Kashmir and along the LOC. What happened is that in February 1999, India and Pakistan signed the Lahore Declaration, and during the winter of that period, Pakistani forces secretly infiltrated the Dras and Batalik regions of Kargil in the Ladakh region. The objective of there was to capture the positions and allow them to monitor and potentially control movements along the National Highway 1A of India. So India mobilized 2 lakh troops to counter the threat, and which led to the onset of the Kargil War. Indian army fought bravely and recaptured the famous Tiger Hill and other important posts under the Operation Vijay, and they evicted the Pakistani troops successfully from that area. So this war was fought at extreme altitudes with battlegrounds reaching heights of over 18,000 feet. This battle lasted for 3 months, and this was the first ever war to be broadcasted live on TV channels in India. And the war came to an end in 26 July 1999, and this was the last war that happened between India and Pakistan. So the next topic is dark oxygen. This topic is important for your environment section. So scientists have recently discovered a strange phenomena called dark oxygen in the deep sea. So dark oxygen is the oxygen that is being produced in complete darkness, thousands of feet below the ocean surface. And until now, it was always thought that oxygen can only be created through photosynthesis, which is a process that requires sunlight. So that's why only oceanic plankton, drifting plants, algae, and some bacteria are the elements which can lead to production of oxygen in the ocean. But in this case, oxygen is not being produced by plants, but it is being produced by polymetallic nodules. So these nodules, they generate oxygen through electrochemical activity even in the absence of light. So what they actually do is they split the water molecules into hydrogen and oxygen. Okay, they are not producing it out of the any new oxygen. They are just splitting the hydrogen and oxygen molecules from water. Okay, so what are these polymetallic nodules? So they are also called as manganese nodules. They are small rounded accretions which are found on the seabed of the deep ocean floor. So these nodules are composed of a mixture of metals and minerals. They form through a slow and gradual process over millions of years, and they are primarily composed of manganese and iron oxides. These metals are really important for the production of lithium ion batteries, which are used in our EVs, mobile phones, wind turbines, solar panels, etc. And they are mainly found in the North Central Pacific Ocean, the Southeastern Pacific Ocean, and the Northern Indian Ocean. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.